हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। बच्चों, हम बात कर रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 मात्रक एवं मापन। और इसमें लास्ट टाइम पर हमने डायमेंशन स्टार्ट किया था, विमा स्टार्ट किया था। मैं आपको 1 मिनट में लास्ट का लेक्चर दोहराता हूँ, ध्यान से देखना। अपन ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था ना, विमा, और विमा में मैंने आपको बताया था कि बेटा आपने भौतिक राशियों को 2 भागों में डिवाइड किया था निर्भरता के आधार पर। एक थी मूल और एक थी व्युत्पन्न। मूल जो किसी और पर निर्भर नहीं थी, स्वतंत्र थी, और व्युत्पन्न जो मूल राशियों पर निर्भर थी। मतलब जितनी भी राशियां हैं, अब वो मूल हो चाहे व्युत्पन्न हो, हर एक राशि को मूल राशि के टर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो हमने राशियों को दर्शाने के लिए, जैसे लंबाई है, तो लंबाई को हमने लिख लिया L1, लेंथ, लंबाई का लेंथ L1। द्रव्यमान का बेटा हमने ले लिया मास M1, और समय का हमने ले लिया टाइम T1। विद्युत धारा की यूनिट एम्पियर मात्रक से आई थी, और ताप की केल्विन मात्रक से आई थी। और भी मैंने आपको ज्योति का कैंडला बताई थी, और पदार्थ की मात्रा की मैंने आपको मोल बताई थी। ठीक है ना? ठीक है भाई। अब हम उस क्रम में आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, कोई भी राशि को अपने मूल राशि के रूप में रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे मैंने चाल का एग्जांपल लिया, और चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। दूरी अपने आप में एक लंबाई है जिसकी विमा L1 हो गई थी, समय की T1, तो L1 T-1। लिखने का तरीका मैंने आपको बताया बेटा, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों और बड़े कोष्ठक में लिखते हैं, M नहीं है, M0 L1 T-1। चाल की विमा हो गई। तो बेटा ये तो है इसका विमीय सूत्र। विमीय सूत्र इस तरीके से लिखा जाता है, एक साइड में भौतिक राशि लिखी रहेगी, दूसरी साइड में इसकी डायमेंशन लिखी रहेगी। और एक था विमीय समीकरण। चाल को भी आप इस तरीके से लिख दो, M0 L1 T-1। इसे बोलते हैं बेटा आप विमीय समीकरण। दो नाम है, विमीय सूत्र और विमीय समीकरण। क्लियर है? विमा है कहां इसमें? ये जो घातें हैं जो मूल राशियों पर लगाई गई है, मूल राशि मतलब M फॉर मास, L फॉर लेंथ एंड T फॉर टाइम। तो विमा घात है, पहली बात तो विमा घात है, और इसे हम लगाते हैं मूल राशियों पर। कहां लगाते हैं? मूल राशियों पर। तो डेफिनेशन आपको लिखाई गई थी कि विमा वो घातें हैं जिन्हें किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाया जाता है। विमा प्लस की हो सकती है, माइनस की हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। विमा लिखने के लिए बड़े कोष्ठक का उपयोग करते हैं, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का उपयोग करते हैं। कुछ राशियां जैसे गणित के नंबर है, इनकी कोई विमा नहीं होती। कुछ भौतिक राशियां भी ऐसी आने वाली हैं जिनकी कोई विमा नहीं होती, उन्हें हम विमाहीन राशि कहते हैं। और कल मैं आपको 15 विमा लिखा चुका था बच्चों, 15 विमा कल मैंने आपसे बताई थी। अब उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे ना। एक बार 15 सूत्रों को रिवाइज करवा दूंगा ना, फिर आगे बढ़े। देखा बेटा 15 कौन कौन सी थी? सबसे पहली भौतिक राशि लंबाई मैंने ली, जिसकी शॉर्ट में लिखा हूं मैं विमा L1। और L1 ना केवल लंबाई की, अब तो उन सभी भौतिक राशियों की होगी बेटा जिन्हें आप लंबाई की टर्म में मेजर कर पाओगे। वो सभी भौतिक राशियां जिनको आप लंबाई के पद में रिप्रेजेंट कर सकते हो। बहुत सारे नाम लिए थे मैंने, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, भुजा, विकर्ण, लंब, कर्ण, आधार, माध्यिका, परिमाप, परिधि, त्रिज्या, व्यास, जीवा, दूरी, विस्थापन। ऐसी कोई भी भौतिक राशि बेटा जिसको आप लंबाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए, उन सब की विमा क्या रहेगी? L1 रहेगी। नंबर 2, अगर मैं बात करता हूं द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान को मास बोलते हैं, विमा M1 हो जाएगा।
नंबर 3 हम बात करते हैं समय की, टाइम बोलते हैं, बेमार T1 हो जाएगी। नंबर 4 हम बात करें विद्युत धारा, मात्रक से आती है एम्पियर की A1। नंबर 5 ताप, केल्विन। नंबर 6 थी बेटा ज्योति तीव्रता, कैंडला बोलते हैं, CD डायमेंशन थी। और नंबर 7 पर था पदार्थ की मात्रा, मोल। 7 तो मूल राशि पढ़ी कल अपन ने। 8वीं राशि पढ़ी थी बेटा चाल। अब सूत्र उम्मीद है याद कर लिया होगा आपने आज। दूरी बटे समय, चाल की है दूरी बटे समय। अब सुन, दूरी की विमा L1, समय की थी T1। अब जब चीज अंश से हर में जाएगी, मतलब हर से अंश में जाएगी, तो उसका चिन्ह बदल जाता है। T1 ऊपर गया तो बेटा T-1 हो गया, L1 T-1 डायमेंशन हो गई। चाल के बाद नंबर मैंने वेग का लिया, तो वेग हो जाएगा बेटा विस्थापन बटे समय। विस्थापन की L1, समय की T1, कुल मिलाकर के L1 T-1। 10वां नंबर हम त्वरण की बात कर रहे थे, और त्वरण की विमा होगी बेटा वेग में, सूत्र था इसका, वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन बटे समय। मैंने आपको बताया था कि जब मोटरसाइकिल चलाते हैं तो रेस खींचते हैं तो रफ्तार बढ़ जाती है, ब्रेक लगाते हैं तो रफ्तार घट जाती है। ये रफ्तार का बढ़ना घटना त्वरण कहलाता है। और वेग में परिवर्तन रहेगा तो एक वेग ही, और वेग की कितनी है L1 T-1, समय के नीचे T1, L1 T-1 ऊपर T-1, कुल मिला करके L1 T-2, त्वरण की डायमेंशन हो गया। चाल, वेग, त्वरण। नंबर 11 बल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला आपको याद होगा, F बराबर ma, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो बेटा द्रव्यमान की तो हो जाएगी m1, और त्वरण की है L1 T-2। याद कर लेना, F की डायमेंशन है, बल की डायमेंशन है m1 L1 T-2, 1 1 -2। 12वां बल के बाद नंबर आता है कार्य का, W बराबर Fs, W बराबर Fs। बल गुणा विस्थापन, तो बल की तो m1 L1 T-2 है ही, विस्थापन के लिए एक लंबाई और आ जाएगी, कुल मिलाकर के m1 L2 T-2 कार्य की आ जाएगी। दोनों आप याद कर लेना, बल की भी याद कर लेना और कार्य की भी याद कर लेना। बल की होती है m1 L1 T-2, कार्य की होती है m1 L2 T-2। नंबर 13 मैंने आपको क्षेत्रफल बताया था, क्षेत्रफल। मैंने कहा था कैपिटल ए, देखा स्मॉल ए एक्सेलरेशन होता है, और कैपिटल ए एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो L1 L2 डायमेंशन आई थी। और मैंने आपको ये भी दिखाया था कि आप किसी भी आकृति का एरिया ले लीजिए बेटा, फिजिक्स की दृष्टि से एरिया का मतलब होता है दो लेंथ का मल्टीप्लाई। क्लियर है ना। फिर अपने नंबर 14 पर बात करी थी आयतन की, वॉल्यूम की, V LVH। किसी भी भौतिक राशि का आप आयतन ले लीजिए, 3 लेंथ का मल्टीप्लाई आता है। तो L1 3 बार लिखूंगा तो L3 डायमेंशन आ जाएगी। और नंबर 15 पर हमने बात करी थी घनत्व, डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। ऊपर m1 नीचे L3, तो m1 L-3। ये 15 डायमेंशन मैं आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका था, और उम्मीद करता हूं कि आपने ये फॉर्मूले यहां तक याद भी कर लिए होंगे। क्लियर है भाई? यहाँ थोड़ा घुमा देते हैं कैमरा, ये लो। क्लियर है बेटा? अब आगे बढ़ते हैं नंबर 16 से। देखना भैया, हाँ भाई 16वीं भौतिक राशि देखना हो ध्यान से आप, इस लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं ना। अच्छा, फॉर्मूले अभी तो मैं लिख रहा हूं, पर समय के साथ बेटा धीरे धीरे ना आपको याद करने पड़ेंगे। देखना 16वीं भौतिक राशि, अपन स्टार्ट करते हैं प्रेशर से, दाब से।
प्रेशर। सुनना ध्यान से, प्रेशर का फॉर्मूला है, आप याद करिएगा, P बराबर F/A। प्रेशर का फॉर्मूला है P बराबर F/A, बल बटा क्षेत्रफल। आप लोगों को चलो हिंदी में लिख दो एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। दाब का सूत्र है F फॉर फोर्स यानी कि बल, और A फॉर एरिया मींस क्षेत्रफल। देखो आपको मैंने समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती वाली चीज पढ़ाई थी, तो आपको लग रहा होगा कि A के व्युत्क्रमानुपाती है, P A के व्युत्क्रमानुपाती है। और व्युत्क्रमानुपाती की कहानी मैंने आपको सुनाई कि बेटा A बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, और A घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। अपोजिट काम होता था। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि हम ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। बेटा ऊंट और घोड़े को सड़क पर दौड़ा जाए तो घोड़ा ऊंट से कहीं अधिक तेज दौड़ता है, पर ऊंट और घोड़े को रेगिस्तान में दौड़वाया जाए तो ऊंट तेज दौड़ेगा। उसका रीजन सुन ध्यान से। बेटा घोड़े का पैर नुकीला होता है, नुकीला मतलब उसका एरिया कम होता है। एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या लगेगा? ज्यादा। तो घोड़े का जो पैर है ना वो रेगिस्तान की जमीन में धंस जाता है। एक घोड़ा है और एक ऊंट है। घोड़े का पैर नुकीला होता है, नुकीला मीन्स एरिया कम होता है। एरिया कम है तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। और प्रेशर ज्यादा होगा तो उसका पैर जमीन में धंस जाएगा, ढंग से दौड़ नहीं पाएगा। ऊंट का पैर चौड़ा होता है, एरिया ज्यादा होता है, प्रेशर क्या लगेगा? कम, तो उसका पैर जमीन में धंसता नहीं है। आपने सुना होगा ये। और घर में देखो आपने कई उदाहरण देखे होंगे, नुकीली कील जो होती है वो दीवार में बड़ी आसानी से गड़ जाती है, कंबल लगाने पर, क्योंकि नुकीली है मीन्स एरिया कम है तो उस पर प्रेशर क्या लगता है? ज्यादा, बड़ी आसानी से अंदर चली जाती है। नुकीले चाकू सब्जी आसानी से कट जाती है। आपने कपड़े सुखाए होंगे डोरी पर, घर में एक डोरी होती है कपड़े सुखाने वाली, रस्सी बांध देते हैं। अगर सारे कपड़े में रस्सी पर एक ही जगह डाल लूंगा तो रस्सी के टूटने की संभावना क्या हो जाएगी? ज्यादा। और उन्हीं कपड़ों को उसी रस्सी पर मैं अगर फैला फैला कर रखूंगा तो रस्सी के टूटने की संभावना ना के बराबर रहेगी। इसका कारण क्या है? अगर आपने वो कपड़े एक ही जगह पर पटक दिए ना तो आपने एरिया कम घेरा, और एरिया कम घेरा तो प्रेशर इतना ज्यादा हो जाएगा कि रस्सी टूट जाएगी। और कपड़े आपने फैला के रखे तो आपने एरिया ज्यादा कवर किया, प्रेशर कम लगेगा। कई घटनाओं में अब प्रेशर पड़ेंगे। फिलहाल तो आप प्रेशर का है ना फॉर्मूला याद कर लीजिए बेटा, P बराबर F/A। और चलो जल्दी से आप इसकी डायमेंशन निकालिए। प्रेशर का फॉर्मूला है P बराबर F/A, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। विमा निकालें आप इसकी जल्दी से। 2 मिनट का समय दिया, जल्दी से आप दाब की विमा निकालिएगा। दाब की विमा निकालो भाई। निकाल डायमेंशन। पहले में सूत्र फिर समीकरण लिख देंगे आप चाहेंगे। P बराबर, चलो P को बंद करो, आप समीकरण लिखो सीधा। P के डायमेंशन बराबर फोर्स के डायमेंशन बटे एरिया के डायमेंशन। बल की आपको मैंने याद करवा दी है बेटा, M1 L1 T-2, और एरिया मतलब 2 लेंथ का मल्टीप्लाई नीचे L2। अब बड़ा इसको सॉल्व कर ले आज। चलो क्या बन जाएगा? देख M1 L1 T-2 तो ही है, और L ऊपर जाएगा तो L-2 हो जाएगा। इसका मतलब प्रेशर की जो डायमेंशन है, M1 अकेला है, M तो L को ध्यान से देखो, आधार समान होता है, घातें जुड़ जाती हैं। एक में -2 जोड़ेंगे तो -1 और T-2, बड़े कोष्ठक और बड़े अक्षरों। तो ये प्रेशर का विमीय समीकरण बन जाएगा। बड़ी आसानी समझ में आ गया होगा। देखो फोर्स कितना इंपॉर्टेंट है। अगर फोर्स याद नहीं होगा तो फिर देखो आपको कितना लंबा करना पड़ेगा बेटा। फोर्स की जगह आप जमाओगे ma, को आप वेग बटे समय, वेग को आप विस्थापन बटे समय, तब जाकर आपकी डायमेंशन निकलेगी। बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप फोर्स और वर्क डायरेक्ट याद कर लें। तो आपने देखो प्रेशर के फॉर्मूले में फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की जगह M1 L1 T-2 जमा दिया, एरिया मतलब 2 लेंथ का मल्टीप्लाई मतलब L2।
L2 ऊपर लेंगे तो माइनस का 2 हो गया, अब सबको इकट्ठा कर लिया, m अकेला है, L1 ये रहा, -2 ये रहा, आधार समान घात जुड़ जाएंगी, एक में -2 जोड़ेंगे तो माइनस का 1 आएगा, t-2, ये इसका विमीय समीकरण बन गया। क्लियर है भाई यहाँ तक? अच्छा, अब इसके मात्रक की बात कर ली जाए, इसके मात्रक की बात कर ली जाए साहब। देखो फॉर्मूले को देखकर आपको लग रहा होगा कि एक मात्रक तो बेटा इसका आ गया, फोर्स का होता है न्यूटन और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, या इसको अपन ऐसे लिख देते हैं न्यूटन मीटर की पावर -2। पहला फॉर्मूला तो आपको ये नजर आ गया होगा। एक दूसरा फॉर्मूला इसका स्टैंडर्ड है, वो याद कर लेना, पास्कल। क्या बेटा? पास्कल, पी और ए से कई यूनिट है प्रेशर की, न्यूटन मीटर की पावर -2 या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बटे को पर बोल देते हैं यूनिट टर्म में ना, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता हो। फॉर्मूले से मैंने देखा फोर्स की होती है न्यूटन, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, तो बन गया न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर की पावर -2, एक ही बात है। और इसका दूसरी यूनिट पास्कल, एक यूनिट बार भी होती है, बार। अपन बायोमीटर दाब एटीएम भी पढ़ेंगे, कई यूनिट होती है बेटा इसकी। क्लियर है? नोट करो ये फॉर्मूला, आपको अब आगे से याद हो जाना चाहिए। P बराबर F/A, प्रेशर फोर्स के समानुपाती है और एरिया के व्युत्क्रमानुपाती है। जितना ज्यादा बल लगेगा प्रेशर उतना ज्यादा आएगा, और एरिया जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना कम हो जाएगा। क्लियर है? नोट करो 16वां नंबर। सत्रहवां देखिए बेटा, 17 नंबर देखिए, शक्ति, शक्ति पावर। इंग्लिश वर्जन याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और ना हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो प्रेशर भी पी से स्टार्ट हुआ तो सिंबल पी बन गया, शक्ति भी पी से स्टार्ट है बेटा, पी बन गया। आपने फॉर्मूला पढ़ा हो W/T, पावर का फॉर्मूला होता है बेटा वर्क अपॉन टाइम। देखो जिन सूत्रों में समय से भाग जाता है ना, उन्हें परिभाषित करने के लिए दर बोला जाता है, दर। तो कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। 10th क्लास में वर्क पावर एनर्जी में आपने पढ़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मूला ध्यान करिए, P बराबर W/T। अब सारा काम आप कर सकते हो, हिंदी में लिखूंगा इसको और आप डायमेंशन निकाले बेटा इसमें। शक्ति की विमा निकालिए, कार्य बटे समय। दो है, एक तो प्रेशर P बराबर F/A, फोर्स बटे एरिया, और एक है पावर P बराबर W/T, वर्क अपॉन टाइम, कार्य बटा शक्ति। जल्दी से आप इसके डायमेंशन निकालिए। देखिए जल्दी निकालें, आपको पावर की डायमेंशन निकालनी है। पावर ऊपर वर्क और नीचे टाइम, और वर्क की आपको डायरेक्ट याद है, फोर्स की याद है m1 L1 T-2, और वर्क के लिए आप एक लंबाई और बढ़ा दीजिए, तो वर्क की आ जाएगी m1 L2 T-2, और टाइम की हो जाएगी T1। अब अंश से हर में और हर से अंश में चले तो m1 L2 T-2, और ये ऊपर गया तो T-1। तो पावर की डायमेंशन बन जाएगी m1 L2 T-3। आधार समान होगा तो भाग जुड़ जाएगी ना, -2 और -1 -3 हो गया। ये रूट T का डायमेंशन इक्वेशन बन गया। डायमेंशन निकालना तो बहुत आसान काम है, बस सूत्र याद हो जाए। अगला देखना इसमें मात्रक देखो, तो अगर आप फॉर्मूले से मात्रक देखना चाहो बेटा, कार्य का मात्रक होता है जूल और समय का होता है सेकंड। तो एक यूनिट तो बन गए जूल पर सेकंड,
या आप इसको लिख सकते हो जूल सेकंड इनवर्स पहली। दूसरी यूनिट आपने पढ़ी होगी, शक्ति की यूनिट होती है बेटा वाट, वाट है ना, वाट, किलोवाट, मेगावाट, हॉर्स पावर भी आपने एक नाम सुना होगा, शक्ति की ही यूनिट होती है। फिलहाल आप ये याद कर लीजिए, वाट आगे लिखते जाएं। सोलह नंबर था प्रेशर और 17 नंबर है पावर। प्रेशर की पास्कल और पावर की वाट। यूनिट जितनी हो जाए उतनी याद कर लेना। नेक्स्ट नंबर 18, 18 नंबर देखिए। लिख लिया हुआ आपने ना। 18वां नंबर देखना बेटा ध्यान से। दो ऊर्जाओं के नाम आपने सुने होंगे। एक तो आपने सुना होगा बेटा गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। और 19 नंबर पढ़ेंगे अपन स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। दो एनर्जी है बेटा, कौन कौन सी? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। दोनों एनर्जी को ध्यान से समझेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का सिंबल बन जाता है। देखो कई बुकों में के ई लिखा होता है और या कई बुकों में ई लिख करके सापेक्ष में के लिखा होता है। दोनों ही इसके सिंबल है, दोनों ही इसके सिंबल है। तो पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल बन जाएगा पीई, पोटेंशियल एनर्जी, या फिर एनर्जी करके या पोटेंशियल मिल जाएगा। बात तो एक ही है ना। तो अपन तो एक सिंबल लिख लेते हैं जो नॉर्मल है इसमें, बाकी एनर्जी पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में समझेंगे। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा की समझ जाओगे आप। और आपने सूत्र भी पढ़ा होगा 10th क्लास में, हाफ mv²। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है बेटा हाफ mv²। मैं मतलब भी लिखूं आपके लिए, यहाँ के का मतलब तो है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। 1/2 कांस्टेंट नंबर है, m का मतलब है बेटा द्रव्यमान और v का मतलब है वेग, या आप चाल के लिए, आप चाल के लिए। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो सिंबल बन जाएगा पीई mgh। क्या बेटा? दो तरह की होती है पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। फिलहाल मैं गुरुत्व की बात कर रहा हूँ mgh। आपने देखा होगा ना कि जैसे अपने को कोई कील मतलब कोई जमीन में गाड़ना है तो अपन हथौड़े को काफी ऊंचाई पर ले जाते हैं, फिर ऊपर से पटक के मारते हैं, क्योंकि जितनी आप ऊपर लेकर के जाओगे ना बेटा उसकी हाइट बढ़ती जाएगी, और हाइट जितनी ज्यादा होगी तो पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। फिर उसमें पोटेंशियल जितनी ज्यादा आ जाएगी तो काइनेटिक उतनी ही फिर ज्यादा आएगी, और काइनेटिक ज्यादा आएगी तो मतलब आसानी से उसको अपन ठोक पाएंगे। अपन एनर्जी में बढ़ाएंगे ये चीज आपको। फिलहाल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद करें, P बराबर mgh। P E का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा, M का मतलब है द्रव्यमान, G का मतलब है बेटा गुरुत्वीय त्वरण। कौन सा त्वरण? गुरुत्वीय त्वरण। और H का मतलब है बेटा ऊंचाई, पृथ्वी तल से ऊंचाई। पहली बात तो दो फॉर्मूले आज आपको याद हो जाने चाहिए।
अपन बात कर रहे हैं गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो गतिज ऊर्जा का सिंबल है के और इसका फॉर्मूला है हाफ mv², 1/2 mv²। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh। मतलब आपको समझ में आ गया। अब बेटा आपको काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन निकालनी है, निकालिए साहब। 1/2 गणित का नंबर है और मैंने कहा था बेटा गणित के नंबरों की कोई विमा नहीं होती है, तो 1/2 की कोई विमा नहीं है। 1/2 से आगे गई किससे मुलाकात हुई? द्रव्यमान से, और द्रव्यमान की विमा होती है m1। क्लियर? v चाल या वेग कह दो, और चाल या वेग दोनों की ही विमा होती है L1t-1। याद आया? चाल दूरी बटे समय, दूरी का ऊपर लेंथ L1, समय का नीचे t1, ऊपर गया L1t-1। और पावर कितनी लगा दो बेटा? 2। अब आपको साहब गणित की संख्याओं की तो विमा ही नहीं होती बेटा। गणित की संख्या जो गुणा हो रहे होते हैं ना, उनकी विमा नहीं होती। ये तो v² का मतलब है 2 बार 4 का गुणा हो रहा है, समझ रहा? तो घात तो आपको लगानी पड़ेगी। ये जो संख्या का गुणा हो रहा है ना, इसकी विमा नहीं होती है। अब आगे बढ़े बेटा। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m1। देखो डबल पावर मल्टीप्लाई होती है, l की पावर 1 की पावर 2, डबल पावर है ना, तो ये हो जाएगा बेटा L2 और t-2। 2 का यहाँ मल्टीप्लाई, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई, m1 L2 t-2। काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन क्लियर है? अच्छा, ये डायमेंशन तो वर्क की होती है बेटा। वर्क ही तो एनर्जी है, किया गया कार्य ही तो ऊर्जा है, तो बिल्कुल सेम होगी। कार्य की m1 L2 देखो, कार्य की याद करने से कितनी याद हो गई आपको? कार्य की देखो, बल्कि m1 L1 t-2 है, कार्य की है m1 L2 t-2। जो कार्य की है वही ऊर्जा की है, वही गतिज ऊर्जा की है, और वही स्थितिज ऊर्जा की भी आने वाली है, देखना। तो इसका मात्रक आपको ऑटोमेटिक समझ में आ गया होगा, कार्य के बराबर, और कार्य का मात्रक होता है बेटा जूल। जे से रिप्रेजेंट करेंगे। बताओ काइनेटिक एनर्जी में कोई समस्या है क्या? देख लो ध्यान से। काइनेटिक एनर्जी में कोई प्रॉब्लम है? और भी काइनेटिक एनर्जी के बारे में बहुत सारे बिंदु हैं, वो तो अपन काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे ना, तब समझेंगे भाई। फिलहाल आज काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन निकालना सबको समझ में आ गया? जल्दी से देखो एक बार। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv², 1/2 mv²। पहले तो मतलब समझ में आना चाहिए बेटा। काइनेटिक एनर्जी का मतलब है गतिज ऊर्जा। 1/2 एक गणित की संख्या है, इसकी कोई विमा नहीं होगी। mv², m फॉर द्रव्यमान और v फॉर चाल कह दो या वेग कह दो। अभी तो काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन निकालने गए तो 1/2 की कोई विमा नहीं होगी, गणित की संख्याओं की कोई विमा नहीं होती है। और द्रव्यमान की m1 और चाल की L1t-2 की पावर 2। जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर निकल के आया m1 L2 t-2, कार्य के बराबर यूनिट जूल। अच्छा सा पोटेंशियल एनर्जी का mgh, m मतलब द्रव्यमान, g मतलब गुरुत्वीय त्वरण, h मतलब ऊंचाई। तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन की बात करता हूं, देखना ध्यान से। द्रव्यमान की m1, स्मॉल g है, गुरुत्वीय त्वरण है, तो त्वरण ना। देखो मैंने क्या कहा था, त्वरण मतलब वेग में परिवर्तन। बेटा आप किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हो ना, तो उसकी रफ्तार घटती है। देखना, ये चौक जब ऊपर जाएगा तो इसकी रफ्तार घटी, कहीं ना कहीं 0 हुई, और जब नीचे आता है तो रफ्तार बढ़ती है, धरती माता अपनी ओर खींचती है। गुरुत्वीय त्वरण है ये, डायमेंशन त्वरण के बराबर ही होगी। और त्वरण दिमाग लगा, वेग बटे समय, वेग की L1t-1, समय की t1, कुल मिलाकर त्वरण की विमा आएगी बेटा L1t-2। निकाल लेंगे आप बड़े आराम से। और ऊंचाई एक लंबाई हो जाएगी, तो इसकी आ जाएगी सब L1। इन सबको इकट्ठा कर लिए तो पोटेंशियल एनर्जी की जो डायमेंशन आई है ना, इकट्ठा कर, m तो 1 ही रहा, L1 हो गया L2 और t-2 है। पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन ये आगे साहब m1 L2 t-2, और इसकी जो यूनिट होगी मात्रक, वापस से दोनों आप 18 नंबर 19 नंबर, ताकि मैंने बराबर लिखे, आपके दिमाग को बिल्कुल कहानी क्लियर हो जाए। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात
कुछ याद करने जैसी अगर बात आज है तो वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv², और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh। दोनों फॉर्मूले अगर आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो फिर कार्य की, ऊर्जा की, गतिज ऊर्जा की, स्थितिज ऊर्जा की, इन सब की विमा हो जाती है m1L2T-2। क्लियर? नोट करते जाओ। नेक्स्ट, अब जब बात m1L2T-2 की चल रही है तो एक नाम और लिखते हैं 20। देखना ध्यान से, उसकी डायमेंशन भी m1L2T-2 ही आएगी 20, और 20 है बेटा बलाघूर्ण। बल प्लस आघूर्ण, संधि विच्छेद कर सकते दिमाग में कि बल के प्रभाव में जब वस्तु घूर्णन स्टार्ट कर दे। पूरा नाम बलाघूर्ण है, इंग्लिश में इसको अपन दो तरीके से याद रखो, टॉर्क और इसका दूसरा नाम और है बेटा मूवमेंट ऑफ फोर्स। दो नामों से आपसे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, तो बलाघूर्ण याद कर लेना, टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स। क्लियर? अब बात आती है बलाघूर्ण के सूत्र की, है ना? तो बलाघूर्ण को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा इससे, देखो ऐसे उल्टा जे ऐसा बनाते हैं, इसे बोलते हैं टाउ। अब टाउ का आप कर्म देना तो टॉ बोल देना, टॉ से काम चल जाएगा, टॉ बोलते हैं बेटा। बोलना भी सीखिए, टॉ इज इक्वल टू, फॉर्मूला है बेटा फोर्स, हिंदी में लिख दूंगा फिर सिंबल रूप लिख दीजिए, बलाघूर्ण, और बलाघूर्ण का सिंबल बन गया टाउ इक्वल टू बल, फोर्स मतलब बल गुणा। अब इसमें होगा क्या कि बलाघूर्ण के लिए ना दो बल चाहिए आपको, बलों के बीच की लंबवत दूरी। मैं तो हिंदी में लिख दूं, फिर बलाघूर्ण पढ़ेंगे तब समझाऊंगा। बलाघूर्ण बराबर बल गुणा बलों की मध्य की लंबवत दूरी। पूरा सूत्र तो ये है, और आप शॉर्ट में डायमेंशन के लिए बल गुणा दूरी पढ़ सकते हो, पर मेरे सलाह आपको ये क्या, यही सूत्र याद करिए। बलाघूर्ण को टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, पहली बात तो कितने नाम याद हो गया आपको। बलाघूर्ण इंग्लिश में बोलते हैं बेटा टॉर्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स। बलाघूर्ण का सूत्र है बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब आप डायमेंशन निकालो, टॉ की डायमेंशन निकालनी है इज इक्वल टू बल, और बल की डायमेंशन तो आपको याद है m1L1T-2। देखो कितनी ज्यादा काम आ रही है बल की और कार्य की। और बलों के बीच की लंबवत दूरी है तो एक दूरी मीन्स एक लंबाई, और लंबाई की डायमेंशन बेटा L1। जब इनको इकट्ठा किया गया ये बन जाएगा m1L2T-2। ध्यान से देखो ये कार्य के बराबर आ गई। तो कुछ जोड़े हमने सेट कर दिए। अच्छा इसकी मात्रा को लिख लें, फिर बताता हूँ इसका मात्रा क्या होगा बेटा। फॉर्मूले से देखना, जूल मत बोल देना कि सर m1L2T-2 डायमेंशन आ रही है तो इसकी भी जूल होगी ना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। फोर्स बल का होता है न्यूटन, और बीच की लंबवत दूरी का होता है मीटर। तो इसकी यूनिट बनती है बेटा न्यूटन इनटू मीटर। कुछ जोड़े हो गए जैसे कि कार्य, ऊर्जा, वर्क, एनर्जी, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, और एक नाम और ऐड कर लो बलाघूर्ण। इन सब की डायमेंशन सेम होती है बेटा, कितनी, m1L2T-2। नोट करें
नोट करते जाएं भाई। ठीक है, नेक्स्ट। पीछे रह जाओ तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, लिखने के लिए बात समझने के लिए ना। बला गुण, बल के प्रभाव में वस्तु घूमेगी, बला गुण निकालेंगे अपन अलग अलग आकृतियों का। बला गुण के लिए ही जो अपने गेटों में कुंदे होते हैं ये अक्ष से अधिकतम दूरी पर लगाए जाते हैं। बला गुण में समझेंगे पूरी बात को। 20 हो गए भाई ना, आगे बढ़ते हैं देखना। तो आज अपन ने कहानी स्टार्ट करी थी, 15 तक अपन कल पढ़ चुके थे, 16 नंबर से। 16 नंबर पर आपको मैंने पढ़ाया प्रेशर, 17 पर पावर, 18 पर काइनेटिक एनर्जी, 19 पर पोटेंशियल एनर्जी और 20 पर पढ़ाया है बलागुण, टॉर्क। क्लियर? 21 नंबर बेटा फॉर्मूले तो है ना, आपको समय के साथ याद करने ही होंगे। बाकी अपन एक एक टॉपिक जब क्लियर करेंगे पढ़ेंगे तब अच्छे सूत्र आपको समझ में आ जाएंगे। 21 और 22 दोनों को एक साथ देखते हैं बेटा। 21 नंबर है संवेग, मोमेंटम। और 22 नंबर है आवेग। आवेग को बोलते हैं अपन इंपल्स ऑफ फोर्स। दो सूत्र है, एक तो है संवेग और एक है आवेग। दोनों की विमा बराबर होती है। जो विमा संवेग की है वही विमा किसकी है? आवेग की। तो संवेग आवेग में कन्वर्ट हो जाता है। अपन एक प्रमेय पढ़ेंगे इस नाम से, संवेग आवेग प्रमेय। तो संवेग का फॉर्मूला तो है P बराबर mv। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। P बराबर mv, P बराबर mv। हिंदी में लिख देते हैं इसको P4। अब तो P का मतलब कितना हो गया? प्रेशर भी हो गया, पावर भी हो गया और मोमेंटम। m नहीं होता, याद रखना। संवेग का प्रतीक P होता है बेटा। संवेग बराबर m4 मास यानी कि द्रव्यमान और v4 वेग। तो आपसे कभी ये नहीं पूछेगा कि P किसका सिंबल है, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता। P तो कई भौतिक राशियों का सिंबल है, पर आपको याद होना चाहिए कि संवेग को रिप्रेजेंट करते हैं P से, आवेग को अपन I से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सूत्र है बल गुणा समय। इसका हिंदी में लिखो आप, तो आवेग बराबर बल गुणा समय। मैं घटनाएं बताऊंगा इनके ऊपर, आप देखना, बड़े काम की चीज है। और 11th में ही दोनों हेडिंग, संवेग भी 11th में ही और आवेग भी आपको 11th में ही पढ़ना है। अब सुन ध्यान से, संवेग का विमा बड़े आसानी से निकल जाएगा आपसे। संवेग की विमा आप निकालिए, क्या फॉर्मूला है? द्रव्यमान गुणा वेग। अच्छा, द्रव्यमान की होती है मास m1 और वेग होता है बेटा L1t - 1। ये तो तुम्हें बड़ी आसानी से बन गई, m1 L1t - 1 बन गई। इससे आसान क्या होगा? अरे फॉर्मूला ही तो याद करना है। संवेग याद कर ले बेटा, P बराबर mv। ऐसे जल्दी याद होता है और लॉन्ग टाइम याद भी रहेगा। संवेग P बराबर mv, द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान की क्या होता है मैंने आपको m1 और वेग की होती है L1t - 1। तो कुल मिलाकर डायमेंशन हो गया m1 L1t - 1। यूनिट सुन ध्यान से, वैसे कोई स्टैंडर्ड यूनिट तो है नहीं। द्रव्यमान की किलोग्राम और वेग की है मीटर पर सेकंड। तो इसकी यूनिट बन गई kg मीटर पर सेकंड। क्या बोलना? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। खत्म। आवेग देखो, आवेग की घटनाएं बताऊं मैं आपको। बेटा आप क्रिकेट खेलते हो, सबने खेला होगा। बॉल को कैच करते हो, कभी कीपिंग किए हो,
जरूर किए होंगे 100%, है ना। और एक आध कैच भी पकड़ा ही होगा शायद। तो जब अपन कैच पकड़ते हैं ना, तो कैच पकड़ के हाथों को पीछे क्यों खींचते हैं? जैसे बॉल आ रही है ऊपर से, तो ऐसे नहीं पकड़ते कि देख ये हाथ कर लिया, आ जा, और पार्क से पकड़ लिया हो, ऐसा कैच नहीं पकड़ते आप बेटा। अब कैच आता है ना, तो हाथों को ऐसे करते हो और बॉल को लेकर कुछ हाथों को पीछे की ओर खींचते हो बेटा। एक्चुअल में हुआ क्या कि जब बॉल गतिशील अवस्था में थी, आप देखो दो तरीके की कैच है। एक तो मैंने हाथ सीधे कर लिया, आजा और कब से पकड़ लूंगा, तो जैसे ही बॉल आई टकराई, आपने तुरंत उसको इस तरह अवस्था में कर दिया। उसको विराम अवस्था में आने के लिए क्षण भर का समय भी नहीं लगा बेटा। समय कम होगा तो बल ज्यादा हो जाएगा। संवेग परिवर्तन आवेग परिवर्तन के बराबर आता है, पढ़ेंगे प्रमेय में। आप तो यहां समझिए, समय कम हुआ तो बल क्या लगेगा? ज्यादा। आपके हाथों में चोट आ सकती है, पर आप जब बॉल को कैच करके हाथों को इस तरह खींचते हो ना बेटा, तो आपने बॉल को इस तरह अवस्था में आने का समय बढ़ा दिया, और समय ज्यादा तो बल क्या लगेगा? कम, हाथों में चोट कम लगेगी। दूसरा एग्जाम्पल समझ, आप किसी साधन में लटक गए, चलते हुए साधन से आप उतरते हो, तो कैसे उतरते हो बेटा? कोई साधन चल रहा है, आप किसी मतलब ट्रैक्टर में, ट्रॉली में लटक गए और उसने नहीं रोकर आपको उतरना है, तो आप उतर करके कुछ देर उसके साथ भागते हो, है ना। अगर आप चलते हुए साधन में से अचानक कूद कर तुरंत रुक गए ना बेटा, तो दांत मुंह टूटना पक्का है 100%, क्योंकि आप गतिशील से इस तरह अवस्था में तुरंत आ गए। समय बहुत कम लगा, समय कम लगा तो बल क्या हो जाएगा? ज्यादा, दांत मुंह टूट जाएगा। पर बेटा जब आप कूदते हो साधन में से, तो कुछ देर भगने का प्रयास करते हो, ताकि इस तरह अवस्था में आने का समय बढ़ा दिया जाए। समय बढ़ जाएगा तो बल कम लगेगा और आप बच सकते हो। क्लियर? थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो आप आवेग की विमा निकालिए, जल्दी से आप निकालें। आवेग की विमा निकालना, तो आवेग की विमा बनेगी बल गुणा समय। बल की m1 l1 t-2 और समय की t1। तो आवेग की जो विमा मिलकर तैयार हुई है m1 l1 t-1। आवेग की विमा क्या आ गई बेटा? m1 l1 t-1। नोट करो। और इसके यूनिट की अगर बात करें, मात्रा की अगर हम बात कर लें, तो बल का तो न्यूटन और टाइम का सेकंड, न्यूटन इनटू सेकंड। नोट करिए, देखो ध्यान से, जो विमा संवेग की है वही विमा आवेग की भी है, m1 l1 t-1, और उसकी भी m1 l1 t-1। दोनों फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए। संवेग के लिए p बराबर mv, और आवेग के लिए बेटा बल गुणा समय। नोट करते जाओ। ठीक है, दोनों सूत्र इजी हैं। 22 फॉर्मूले पढ़ लिए अपन ने अब तक। आज की क्लास में 7 हो गए। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट, देखना 23 देखना बेटा। देखो, अब हम पढ़ेंगे कोणीय गति से संबंधित विमा। चलो इसमें आप सिंपल तरीके से पढ़ो। देखो बेटा, गति दो प्रकार की होती है, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ हल्की हल्की सी एक बार। गति अपन दो तरीके की पढ़ने वाले हैं, एक सिस्टम समझाऊंगा, आपको समझ में आसानी से आ जाएगा बेटा। एक तो होती है स्थानांतरण गति, स्थानांतरण गति, और दूसरी होती है घूर्णन गति। दो गतियां हैं भाई, पहली गति स्थानांतरण गति और दूसरी गति है घूर्णन गति। गति दो प्रकार की है। स्थानांतरण गति में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर चला जाता है। आपने कोई धक्का मारे, आप साइकिल में धक्का मार रहे हो, साइकिल एक पॉइंट से कहां चली गई? दूसरे पॉइंट पर। और घूर्णन गति जैसे पंखा गति कर रहा है आपका,
पंखा सुबह से चल रहा है पर एक आध दो कदम आगे थोड़ी बढ़ा है, अपने अक्ष के सापेक्ष घूम रहा है, ये गति है घूर्णन गति। दिमाग रखना। स्थानांतरण गति में एक परिणामी बल लगता है, मतलब स्थानांतरण गति होती है बेटा बल के प्रभाव में, ऐसा समझो आपको, परिणामी बल लिखो, परिणामी बल के कारण। और घूर्णन गति होती है बेटा, फिलहाल तो आप बलाघूर्ण लिख दो, बलाघूर्ण के कारण। समझ रहे हैं? छोटा सा चार्ट तैयार कर रहा हूं मैं। गति कितने प्रकार की है बेटा? 2 प्रकार की। कौन कौन सी गति है साहब? एक तो है स्थानांतरण गति और दूसरी है बेटा घूर्णन गति। स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, स्थानांतरण गति कहलाती है। ये परिणामी बल के प्रभाव में होती है, रिजल्टेंट बल लगता है ना, तब ये गति होती है। और घूर्णन गति कब होती है? बलाघूर्ण के कारण, जब बलाघूर्ण लगता है। अब स्थानांतरण गति में एक टर्म आती है बेटा विस्थापन। क्या टर्म आती है? विस्थापन। और विस्थापन की मैं आपको परिभाषा बता सकता हूं, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी, जैसे मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गए, ऐसे गए, इस रास्ते से गए, तो विस्थापन कहाँ है? पहला बिंदु और अंतिम बिंदु, इनके बीच की सीधी जो लंबाई है, ये जो लाइन चल रही है ना, ये क्या है? विस्थापन है। और इसमें जो टर्म आती है बेटा वो आती है कोणीय विस्थापन। अलग अलग नाम है, ध्यान रखना। विस्थापन अलग चीज है, कोणीय विस्थापन अलग चीज है। विस्थापन स्थानांतरण गति में आता है, कोणीय विस्थापन घूर्णन गति में। ध्यान से समझना, 2 गति समझ में आ जाएंगे और 3-4 सूत्र ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे। गति बेटा मैंने कितने तरह बताएंगे? 2, स्थानांतरण और घूर्णन। स्थानांतरण गति होती है परिणामी बल के कारण, रिजल्टेंट फोर्स लग रहा हो तब। अब ये तो अपन गति में पढ़ेंगे ढंग से, है ना। और ये बलाघूर्ण के कारण होती है। अच्छा, इसमें एक टर्म आती है विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बेटा एक दूरी होता है, यहां से और यहां तक, क्लियर है ना। तो विस्थापन एक तरीके से दूरी है, बराबर दूरी, हाँ है ना। तो विस्थापन की विमा आपको निकालनी पड़ जाए बेटा, तो L1 हो जाएगी, और इसका मात्रक निकालना पड़ जाए तो मीटर हो जाएगा। पर सर जी कोणीय विस्थापन क्या चीज है बेटा? देख सर्किल, देख वृत्त, ये सेंटर है, आप यहां थे, प्रारंभ बिंदु आपका A है, और आप परिधि पर चक्कर लगाते लगाते B पर पहुंच गए। प्रारंभिक बिंदु A है और आप परिधि पर चक्कर लगाते लगाते कहां पहुंच गए? B पर। तो कोणीय विस्थापन क्या है? प्रारंभिक बिंदु को केंद्र से मिला दीजिए और अंतिम बिंदु को केंद्र से मिला दीजिए। प्रारंभिक बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा और अंतिम बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा के बीच जो बना हुआ कोण है वो कोणीय विस्थापन है। रेखीय विस्थापन, सिंपल विस्थापन कह दो या रेखीय विस्थापन कह दो, ये तो दूरी है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी विस्थापन कहलाती है। नाम आया बेटा कोणीय विस्थापन। प्रारंभिक बिंदु को केंद्र से मिला दीजिए, अंतिम बिंदु को केंद्र से मिला दीजिए, इनके बीच का जो कोण बन रहा है वो कोणीय विस्थापन है। मेरा कहने का मतलब हुआ कि कोणीय विस्थापन एक कोण होगा। देखो दोनों अंतर समझ बेटा ध्यान से। सिंपल विस्थापन तो एक दूरी होगा, समझिए ध्यान से। सिंपल विस्थापन तो एक दूरी होगा और कोणीय विस्थापन कोण होगा। कोणीय विस्थापन क्या होगा? कोण। तो अगर मैं 23 नंबर पर लिखना चाहूं बेटा, मैं डायमेंशन चाहता हूं कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन, सिंपल विस्थापन होगा तो डायमेंशन होती है L1। अब कोणीय विस्थापन है तो कोणीय विस्थापन का एक नाम और समझ में आ गया बेटा, कोण, और इसका सिंबल बन जाएगा थीटा। समझ में आई एक टर्म? पहले तो ये बताइए, क्या आपको कोणीय विस्थापन का एक दूसरा नाम समझ में आया बेटा कि कोणीय विस्थापन को कोण क्यों कहा गया? क्योंकि कोणीय विस्थापन की परिभाषा ही कुछ ऐसी है। ये सेंटर है, आपने यात्रा करना A से स्टार्ट किया और परिधि पर होते हुए आप किसी पॉइंट B पर चले गए, तो प्रारंभिक बिंदु को केंद्र से मिला दीजिए, अंतिम बिंदु को केंद्र से मिला दीजिए।
प्रारंभिक बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, अंतिम बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा के बीच जो कोण बना हुआ है वही कहलाता है कोणीय विस्थापन। क्या कहलाता है? तो x एक तरीके से कोणीय विस्थापन, एक कोण तो है, तो कोण का सूत्र क्या आ गया? कोण कह दो, अब चाहे कोणीय विस्थापन कह दो। और बेटा कोण का सूत्र आप सबने पढ़ा होगा 10th क्लास में, चाप बटे त्रिज्या। कोणीय विस्थापन का सूत्र पढ़ा होगा आपने, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अब क्या आप इसकी डायमेंशन निकाल सकते हो? बड़ा आसान काम है साहब। कोण को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, इसकी डायमेंशन तो कोष्टक लगा दिया। अच्छा, चाप एक लंबाई होती है, चाप एक लंबाई होती है, तो ऊपर डायमेंशन L1 और त्रिज्या भी एक लंबाई होती है, ये भी L1। L1 ने L1 को मार दिया, क्या बचा? कुछ नहीं, मतलब M नहीं है, L भी नहीं बचा और T भी नहीं बचा। तो कोण की डायमेंशन आगे बेटा M0, L0, T0। ध्यान रहे विमाहीन राशि है। कैसी राशि है? विमाहीन राशि। याद रखना, मैंने आपको लिखाया था कि ऐसी राशि है जिनकी कोई विमा ना हो, कोई विमा ना हो, मतलब M0, L0, T0, उन्हें कहते हैं बेटा विमाहीन राशि। तो कोण समझ में आया ना? एक दो तरह की गति बता रहा था मैं आपको, स्थानांतरण गति और घूर्णन गति। स्थानांतरण गति परिणामी बल के प्रभाव में होती है, घूर्णन गति बलाघूर्ण के प्रभाव में होती है। यहाँ टर्म आती है विस्थापन। सिंपल विस्थापन की डायमेंशन होगी बेटा L1 और मात्रक आएगा मीटर। यहाँ नाम आया कोणीय विस्थापन, एक कोण होता है। कोणीय विस्थापन कहो चाहे कोण कहो, एक ही बात है आज के बाद ना। और कोण का सूत्र चाप बटे त्रिज्या, ना कोई डायमेंशन, हाँ मात्रक होता है बेटा कोण का। याद कर, ऐसा ही पद्धति रेडियन और स्टेरेडियन, इसका मात्रक होता है रेडियन। RAD से रिप्रेजेंट करेंगे। बताओ 23 समझ में आया क्या? जल्दी से पहले 23, ये चार्ट हम लास्ट में बनाएंगे। इस चार्ट में तो बहुत कुछ पढ़ाना बाकी है, इस चार्ट को मत देखना, लास्ट बना लेना। पहले आप 23 नंबर नोट करो जल्दी से, ताकि मैं इसको साफ करके अगला 24 लिखूं। 23 नंबर लिख लीजिए। कोणीय विस्थापन कह दो या आप कोण कह दो। कोण का सूत्र है बेटा चाप बटे त्रिज्या, ऊपर डायमेंशन L1 और नीचे भी डायमेंशन L1। L1 से L1 कट गया, M0, L0, T0 विमाहीन राशि है। बार बार बोल रहा हूं बेटा, विमाहीन राशि है, मात्रकहीन नहीं है, ध्यान रखना। मात्रक होता है रेडियन। क्लियर? नोट करें आप 23। क्लियर? 23 हो गया, जल्दी से लिखो। सिंपल लिख दो, कोणीय विस्थापन या इसको कोण कहते हैं, बस ये दिमाग में आ जाए अपने में। कोण का सूत्र आपने पढ़ लिया है बेटा, चाप बटे त्रिज्या, कोई डायमेंशन नहीं आई, विमाहीन राशि है, मात्रक होता है रेडियन। अब सुन ध्यान से, अब सुन ध्यान से। इसमें अगला टर्म आता है वेग। वेग, और इस वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय। अपन पढ़ चुके हैं 9 नंबर पर। 9वें नंबर पर हमने ये तो पढ़ा था, विस्थापन बराबर वेग बटे समय। 7 भौतिक राशियां पढ़ी, 8 व 4 9वां वेग ही तो था। तो वेग की डायमेंशन निकालनी पड़ जाए तो विस्थापन के L1, समय के T1 L1T-1, और मात्रक याद होगा बेटा मीटर बटे सेकंड। मीटर बटे सेकंड। अच्छा, वेग का सिंबल V था ना, और विस्थापन का सिंबल था S। लिख देता हूं S। कोणीय विस्थापन का सिंबल समझ में आ गया? कोण मतलब थीटा। अब सुनना ध्यान से, यहां सिंपल वेग था, यहां शब्द लग जाएगा कोणीय वेग। कोणीय वेग। वेग का सूत्र क्या था? विस्थापन बटे समय। वेग का सूत्र क्या था? विस्थापन बटे समय। तो कोणीय वेग का सूत्र क्या बनेगा? भाई यहां कोणीय लगा दिया तो विस्थापन में भी तो कोणीय लग जाएगा। तो कोणीय वेग का सूत्र बन गया बेटा कोणीय विस्थापन बटे समय। और आप जानते हो कोणीय विस्थापन को तो आप कोण लिख सकते हो, कोण बटे समय। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कोणीय विस्थापन को कोण बोलते हैं, कोणीय विस्थापन को कोण बोलते हैं, और कोणीय वेग का सूत्र है कोण बटे समय।
अब देखो 24 नंबर मेरा यही है, आराम से समझे, वीडियो दोबारा देख लेना भाई, बहुत सारे पॉइंट पढ़ा दिए मैंने आपको इसमें ना। 24 नंबर को बोलते हैं बेटा कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, इसका सिंबल है ओमेगा, ऐसा डब्ल्यू बनता है, डब्ल्यू बनता है, डब्ल्यू सीधा होता है ऐसा, और इसके कोण घुमाओ थोड़ा सा, ओमेगा बोलते हैं बेटा, ओमेगा क्या बोलते हैं, ओमेगा। तो कोणीय वेग का सूत्र बनाऊं मैं, कोणीय वेग का सूत्र हो जाएगा कोण बटे समय। भाई वेग का विस्थापन बटे समय, तो कोणीय वेग का कोणीय विस्थापन बटे समय, कोणीय विस्थापन एक कोण होता है, तो कोणीय वेग ओमेगा की डायमेंशन निकालनी है, कोण की कोई डायमेंशन होती नहीं, m0 l0 t0 कुछ भी होती है, समय की होती है साहब t1, और t1 जब ऊपर गया तो t माइनस का 1 हो जाएगा बेटा, तो डायमेंशन आ जाएगी m0 l0 t माइनस 1, t माइनस, ये डायमेंशन किसकी आई है, कोणीय वेग की आई है, किसकी आई है, कोणीय वेग की, और इसकी यूनिट, अब सुन ध्यान से, कोण की तो होती है रेडियन और समय का होता है सेकंड, रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड, नोट कर जल्दी से, बड़ी आसान टर्म है, अगर समझ रहा होगा तो। कोणीय विस्थापन एक कोण होता है, कोणीय विस्थापन एक कोण होता है ना, और कोणीय वेग कोणीय विस्थापन बटे समय मतलब कोण बटे समय होता है। तो 24 नंबर लिखो, कोणीय वेग ओमेगा, कोण बटे समय, कोण की कोई डायमेंशन नहीं होती, समय की होती है बेटा t1, ऊपर गया तो t माइनस 1, और इसकी यूनिट कोण की रेडियन, समय की सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड या रेडियन बटे सेकंड, ठीक है। अगला 24 हो गया। अब यहां देख, कोणीय वेग का सिंबल हो जाएगा बेटा ओमेगा, है ना। अब यहां सिंपल नाम आता है त्वरण, त्वरण, और त्वरण का सूत्र होता है बेटा वेग बटे समय, या वेग में परिवर्तन बटे समय, एक ही बात है वो तो, और त्वरण का सिंबल होता है ए, एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो यहां पर नाम आएगा कोणीय त्वरण, ब्रैकेट में अल्फा, सिंपल त्वरण का सिंबल है ए और कोणीय त्वरण का सिंबल है अल्फा। तो कोणीय त्वरण का सूत्र बना ले, त्वरण वेग बटे समय होता है, कोणीय त्वरण है तो कोणीय वेग बटे समय, कोणीय वेग बटे समय। 25 नंबर 25 नंबर लिख दिया, कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा सिंबल है बेटा अल्फा, तो कोणीय त्वरण का सूत्र बन गया, कोणीय त्वरण बराबर कोणीय वेग बटे समय। आपको अल्फा का डायमेंशन चाहिए, तो कोणीय वेग का क्या आया था, कोण बटे समय, कोण का था नहीं, t माइनस 1 आया था, कोणीय वेग की डायमेंशन आई थी m0 l0 t माइनस 1, समय की t1, काट मत देना विद्वानों, t माइनस 1 t माइनस 1 t माइनस 2 हो जाएगा। बताओ अल्फा का जो डायमेंशन है ना वो आ जाएगा बेटा m0 l0 t माइनस 2, कोणीय त्वरण की डायमेंशन है ये m0 l0 t माइनस 2। और अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो कोणीय वेग का था रेडियन पर सेकंड और समय का 1 सेकंड और, तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर कोणीय त्वरण बन गया। बताओ 3 फॉर्मूले आपको बातों बातों याद हो गए। आपको देखो ये वाले याद है, इधर देखो ध्यान से, मैं क्यों कंपेयर कर रहा हूं बेटा,
दो तरह का गति हो गया, स्थानांतरण गति, घूर्णन गति। स्थानांतरण में जो विस्थापन होता है कोण, घूर्णन गति में कोणीय विस्थापन या कोण होता है थीटा। कोण चापटी त्रिज्या विमाहीन है पर मात्रक होता है बेटा रेडियन। यहाँ सिंपल वेग होता है कोणीय वेग, कोण बटे समय। सिंपल त्वरण होता है कोणीय त्वरण, कोणीय वेग बटा समय। नोट कर एक बार जल्दी से, 25 नंबर नोट कर। एक और लिखाता हूं, घुमा दो उसको हल्का सा है ना, आराम से। वो चार्ट आपको लास्ट में बनाना है ना। क्लियर है? 25 नंबर जल्दी लिखो। कोणीय त्वरण, त्वरण दिमाग में आते ही वेग बटे समय आता है। अब कोणीय त्वरण है तो कोणीय वेग। अब कोणीय वेग क्या होता है वो अपन 24 नंबर में पढ़ चुके हैं। क्लियर? भाई वहां यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, यहाँ मीटर की जगह रेडियन स्थान ले। इसमें आपने संवेग नाम पढ़ा बेटा, संवेग। P बराबर mv पढ़ा है थोड़ी देर पहले मैंने आपको। दो नाम पढ़ाए ना, संवेग और आवेग। संवेग mp बराबर mv और आवेग बल गुणा समय। कैच करने वाली कहानी सुनाई थी। तो यहां पर टर्म आती है कोणीय संवेग, कोणीय संवेग और सिंबल है J और सूत्र है बेटा mvr। ये सूत्र बनाना भी मैं आपको सिखाऊंगा, आज तो याद कर लेना। कोणीय संवेग का फॉर्मूला है mvr। तो 26 नंबर पर कोणीय संवेग लिखते हैं। 26 नंबर कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम J बराबर mvr। m का मतलब मास, मतलब द्रव्यमान। v का मतलब वेग जो v बराबर mv में था, त्रिज्या से गुणा हो गया, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या या जिस आप पथ पर घूर्णन गति कर रहे हो उसकी त्रिज्या। तो डायमेंशन निकाल लीजिए। m की मास की m1, वेग की बेटा L1 t माइनस 1, त्रिज्या की लंबाई है L1। J की डायमेंशन आते m1 L2 t। और ये संवेग के आगे साथ m1 L2 t माइनस। और अब आपको ये चार्ट भी नोट करना है अलग से। 26 डायमेंशन लिखने के बाद में आपको ये पूरा चार्ट नोट करना है जो गति का मैंने बनाया है ना। दो तरह की गति बताई है मैंने आपको, स्थानांतरण गति और घूर्णन गति। स्थानांतरण गति परिणामी बल के प्रभाव में होती है बेटा, और घूर्णन गति बला घूर्ण के प्रभाव में होती है। स्थानांतरण गति में 3 टर्म है, विस्थापन, वेग, त्वरण। यहां पर विस्थापन का स्थान लेता है कोणीय विस्थापन, याद रखना। s की जगह थीटा आएगा, वेग v की जगह कोणीय वेग ओमेगा आ जाएगा। कोणीय वेग के बारे में और भी अपन कई पॉइंट पढ़ने वाले हैं अभी तो खैर। और त्वरण की जगह कोणीय त्वरण आ जाएगा, और संवेग की जगह कोणीय संवेग आ जाएगा। पैरेलल चलती है। तो अगर आपको सूत्र स्थानांतरण गति के याद हो गए ना, तो रिप्लेस कर करके अपन घूर्णन गति के सारे सूत्र निकाल लेंगे। क्लियर है? आप नोट कर लो बच्चों को, है ना, जल्दी से। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको डायमेंशन समझ में आ रहे होंगे। 2 क्लास हो गई है हमारी डायमेंशन में, ठीक है ना। और कल की चर्चा भी अपन विमा पर ही करेंगे। सूत्र कल तो और पढ़ेंगे। 26 लिखा दिए मैंने आपको। मेरा टारगेट है 50 से 60 फॉर्मूले आपको लिखाए जाए। देखो एक साथ सूत्र याद तो नहीं होंगे, पर बेटा मैंने आपको तरीका बता रखा है कि एक पन्ने में लिख लें, जेब में रखें, बार बार पूछें। 2-3 मित्र आपस में एक दूसरे से फॉर्मूले पूछते रहें, जल्दी याद हो जाएंगे। जुड़ने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद। कल बच्चों फिर मुलाकात होगी इसी वक्त। थैंक यू।